नमस्कार, साहित्य तक में आपका स्वागत है। मैं रेहान अब्बास अपने नए शो ये कहानी फिल्मी है की अगली कड़ी लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज हम बात करेंगे राज कपूर साहब की। द शोमैन ऑफ द मिलेनियम, बॉलीवुड के सबसे बड़े शोमैन के नाम से पुकारे जाते हैं राज कपूर साहब। और इसकी बहुत बड़ी वजह यह थी कि राज कपूर साहब की फिल्में असल ज़िंदगी के कैनवास से भी बहुत बड़ी हुआ करती थी। और इसकी वजह ये थी कि राज कपूर साहब की जो फिल्मों की कहानियाँ होती थीं वो असल ज़िंदगी की बहुत ही ऐसी घटनाओं से पिरोई जाती थी जो उनके जहन पर बहुत गहरी छाप छोड़ गए होते थे। राज कपूर साहब की फिल्मों में हीरोइनों को आपने ज़्यादातर देखा होगा कि सफ़ेद साड़ी में ज़रूर एक ना एक सीन वो करती थी, और कभी कभी तो पूरी फिल्म में आप देखेंगे कि वो सफ़ेद साड़ी पहन के हीरोइन पर्दे पर आ रही हैं। इसकी क्या वजह थी? ऐसा कौन सा मंजर था जो राज कपूर साहब के जहन पर ताउम्र हावी रहा, जो उन्होंने लगातार अलग अलग तरीक़ों से फिल्मी पर्दे पर उकेरा? अगर यहाँ मिसाल के तौर पर मैं आपको याद कराना चाहूँ, फिल्म जागते रहो में राज कपूर साहब को फिल्म के आखिरी सीन में सफ़ेद साड़ी में ही पानी पिलाने के लिए आती हैं नरगिस, जो उनकी सबसे पसंदीदा हीरोइन है। अक्सर नरगिस को देखा जाता था फिल्मों में सफ़ेद साड़ी में। जीनत अमान सत्यम शिवम सुंदरम में लगातार सफ़ेद साड़ी में पर्दे पर आ रही हैं, और यही अंदाज मंदाकिनी का आप देखेंगे राम तेरी गंगा मैली में। तो आखिर क्या एक ऐसा दृश्य था जो राज कपूर साहब ने असल ज़िंदगी में देखा और वो उनके जहन पर ऐसा हावी हुआ कि उन्होंने उसको फिल्मी पर्दे पर अलग अलग तरीक़ों से उकेरा? असल ज़िंदगी का ये असर राज कपूर साहब पर, और क्या वजह थी सफ़ेद साड़ी की, अपनी हीरोइनों को सफ़ेद साड़ी पहनाने का इस तरह से? इस पर आने के पहले कुछ दिलचस्प कहानियाँ और आपको बताता चलूँ कि कैसे राज कपूर साहब के फिल्मों में असल ज़िंदगी घटनाएं कहानी का हिस्सा बन जाया करती थी। तो इसी सिलसिले में एक आपको संगम फिल्म की एक सीन का याद करा दूं, जिसमें कि वो राज कपूर साहब वैजंती माला के घर से बाहर निकलने के बाद उनके फाड़े हुए ख़त को जोड़कर पढ़ रहे हैं कि वो क्या है, उस ख़त में क्या मजमून है उस ख़त का। और वो पता करते हैं कि वो शायद वो ख़त राजेंद्र कुमार साहब ने वैजंती माला को लिखा था, और वैजंती माला फिल्म में उस ख़त को राज कपूर से छुपा रही हैं। राज कपूर साहब इसका जिक्र करते हुए कहते हैं कि ऐसा ही ख़त नरगिस को शाहिद लतीफ़ ने लिखा था, जो कि बहुत नामी डायरेक्टर थे, नरगिस से शादी करने के लिए। और नरगिस ने वो ख़त उनसे छुपाया था और उसको फाड़ कर फेंक दिया था, जिसे बाद में राज कपूर साहब ने नरगिस से छुप कर उसे जोड़कर पढ़ा था। और बाद में नरगिस से पूछा था कि आखिर क्यों उन्होंने ये बात उनसे छिपाई। हूबहू वो सीन उन्होंने संगम में उतारा। ऐसे ही बॉबी में एक सीन है जब डिम्पल कपाड़िया दरवाज़ा खोलती हैं और सामने ऋषि कपूर आते हैं, और उस वक्त उनके डिम्पल कपाड़िया के चेहरे पर बेसन लगा हुआ मिलता है, और वो पहला सीन था जब वो आमने सामने होते हैं ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया फिल्म में। और सच्चाई ये है सीन के पीछे की कि जब पहली बार राज कपूर नरगिस के घर पे गए थे तो नरगिस ने दरवाज़ा खोला था, और नरगिस उस वक्त किचन में काम कर रही थी, और जैसा राज कपूर कहते हैं कि शायद वो बेसन की भजिया बना रही थी, और वही बनाते बनाते आगे उनसे बात करते करते नरगिस का हाथ अचानक उनके चेहरे पर गया और वो निशान उनके चेहरे पर आया। हूबहू वही इंसिडेंट उन्होंने बॉबी फिल्म पे ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया के बीच उतारा है। ऐसे ही कई मंजर राज कपूर की ज़िंदगी में जो थे वो ऐसा नक्श हुए कि उन्होंने उसको अलग अलग तरीक़ों से अपनी फिल्म में उतारा। या एक मिसाल और आपको देता चलूँ कि फिल्म संगम का जो गाना है, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं, ये गाना दरअसल वैजंती माला से संगम फिल्म में रजामंदी पाने के लिए इसको एक तार की तरह से उन्होंने भेजा था। हुआ यूँ था कि वैजंती माला ने कहा था अगर इस फिल्म में मुझे काम करना है तो इसके लिए परमिशन राज कपूर को उनकी माँ से लेना पड़ेगा। राज कपूर ने ये मौका वैजंती माला को दिया, और उसके बाद उनको एक तार भेजा और उसमें सिर्फ इतना लिखा कि बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। तो जवाब में उधर से वैजंती माला ने उनको लिख के भेजा, होगा होगा होगा। और यही इसी पूरे टेलीग्राम को गाने की शक्ल में संगम में राज कपूर साहब ने उतारा है। तो आप ये समझ लें कि राज कपूर ऐसे न जाने कितने बेशुमार किस्से हैं जो उनकी असल ज़िंदगी में हुए और वो फिल्मी पर्दे पर बड़ी ही खूबसूरत तरीके से उतारे गए। तो जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था कि जागते रहो में नरगिस सफ़ेद साड़ी में, या फिर सत्यम शिवम सुंदरम में जीनत अमान सफ़ेद साड़ी में, या फिर राम तेरी गंगा मैली में मंदाकिनी सफ़ेद साड़ी में, या पद्मिनी जो उनकी कुछ दिनों हीरोइन रही उनको भी सफ़ेद साड़ी में अलग अलग फिल्मों में देखा गया, और उसके अलावा वैजंती माला भी सफ़ेद साड़ी में नज़र आई। तो ऐसा क्या था? अभी तक मैंने आपको कुछ किस्से सुनाए, कैसे एक गाना राज कपूर साहब ने तैयार किया
सिर्फ उसी के बल पे, अपनी असल ज़िंदगी के तजुर्बे से, और कैसे जो एक पूरा 2-3 फिल्मों का सीन वो पिरो गए, बहुत खूबसूरत सीन असल ज़िंदगी में हुए हादसे से। तो अब आपको बताता चलूँ मैं कि सफ़ेद साड़ी की वजह क्या थी, और यहाँ तक कि सफ़ेद साड़ी क्यों उनके जहन पर इस तरह हावी हुई। उसके 2 किस्से मुझे सुनने को मिलते हैं। एक तो ये कि जब पहली बार राज कपूर साहब प्रेमनाथ के साथ उनकी बहन कृष्णा, जो कि राज कपूर साहब की बीवी हुई, कृष्णा जी को देखने गए, तो उस वक्त वो सफ़ेद साड़ी पहने हुई थी और उनकी एक झलक उन्होंने खिड़की से देखी, और वो सफ़ेद साड़ी और बालों में मोंगरे का फूल लगाए हुई थी। उन्होंने गजरा भी एक सजा रखा था और सितार बजाना सीख रही थी अपने उस्ताद से। वो सीन राज कपूर साहब के जहन में ऐसा नक्श हुआ कि वो अलग अलग तरीक़ों से पर्दे पर उभरा। और दूसरा एक और है कि कहा जाता है राज कपूर साहब के ही हवाले से, या कहीं मैंने पढ़ा कि राज कपूर साहब के घर पे एक पार्टी थी, पृथ्वीराज कपूर साहब ने वो पार्टी रखी थी, और राज कपूर साहब को बार बार उस पार्टी का ध्यान आ रहा था, तो स्कूल वो गए और स्कूल से सिर्फ उस पार्टी के लिए थोड़ा जल्दी आ गए। और जब जल्दी आए और पृथ्वीराज कपूर साहब उस वक्त मेहमानों के साथ बैठे हुए थे, और मेहमानों में एक कोई मोहतरमा थी जो बहुत ग्रेसफुली ब्यूटीफुल थी, बहुत ही ग्रेसफुली खूबसूरत थी, और उन्होंने सफ़ेद साड़ी पहन रखी थी। राज कपूर साहब उनकी भी शख्सियत से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, बहुत मुतासिर हुए, और उन्होंने वो ऐसा जहन पे उनके नक्श हुआ कि वो उस सफ़ेद साड़ी के पूरे मंज़र ने कभी उनको छोड़ा नहीं ताउम्र, और उन्होंने अलग अलग फिल्मों में उसको पेश किया। और आपको बताते चलो एक बड़ी दिलचस्प बात कि सफ़ेद साड़ी का ये किस्सा कि उनके कॉटेज में, आर के स्टूडियो के कॉटेज में अक्सर जो महिलाएं रहती थी, जो हीरोइंस रहती थी, वो सफ़ेद साड़ी में ही रहती थी। एक वक्त ऐसा भी था कि जब लता जी भी उनके यहाँ, लता जी ने उनके लिए बहुत गाने गाए, और लता जी के लिए राज कपूर साहब ये कहते भी थे कि अगर मेरे लिए मंज़र या एक खूबसूरत मंज़र का कोई नज़ारा अगर नरगिस है, तो उस खूबसूरत मंज़र की आवाज़ लता जी हैं, लता मंगेशकर। तो लता मंगेशकर भी जब उनके आर के स्टूडियो पे जाती थी तो सफ़ेद साड़ी ही पहनती थी बॉर्डर के साथ। तो वो लता मंगेशकर को भी आप देखेंगे, साउब्रा आपने देखा होगा, उन्होंने भी सफ़ेद साड़ी ही पहनी। तो ये था सफ़ेद साड़ी के पीछे का ऑब्सेशन का राज राज कपूर साहब का। आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आएगी, किस तरह से एक क्रिएटिव माइंड असल ज़िंदगी से कुछ मंज़र अपने जहन पे नक्श करता है, उसकी छाप उसके जहन पे अमिट रहती है, और पर्दे पे कैसे वो एक क्रिएटिविटी के तौर पे उतरती है। तो ये था राज कपूर साहब की सफ़ेद साड़ी के ऑब्सेशन के पीछे का राज। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। फिर आपसे मिलेंगे किसी और कहानी को लेकर। नमस्कार।